तो दोस्तों, किसी भी शहर में जब हम जाते हैं तो हमारा पहला इंप्रेशन वहाँ के लोगों से तो हम बाद में मिलते हैं। सबसे पहले वहाँ हमको दिखता है कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, नाली कैसी है, वहाँ की बिल्डिंगें कैसी है, वहाँ बगीचे कैसे हैं। तो एक शहर का एक हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बनता है। अभी पिछले दिनों हम इसी एशियन न्यूज के कॉन्क्लेव में देहरादून गए, तो देहरादून में अचानक हमारी नजर पड़ी कि देहरादून में जितनी दुकानें थी उनके सबके बोर्ड एक से थे। तो एक बोर्ड दिखा, दो दिखा, तीन दिखा, जब हम लगातार देखने लगे तो मालूम पड़ा कि पूरे देहरादून में एक से बोर्ड बने। और वहां के नगर पालिका ने यह तय किया कि अगर आप ये इस तरह का बोर्ड नहीं बनाएंगे, और वो भी जो शब्दों का चयन था, जो फॉन्ट थे, वो भी एक से थे। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मशक्कत नहीं करनी पड़ी, आपने एक आदेश निकाला। तो किसी भी शहर में कोई ऐसे लोग होते हैं जो किसी शहर को देखने का उनका एक नजरिया होता है। क्रेडाई संगठन से जुड़े मनोज जी हैं। मैं चाहूंगा कि मनोज जी पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्रेडाई क्या करता है, उसकी क्या भूमिका है और किस तरह से उसका कामकाज है। क्रेडाई डेवलपर्स की देशव्यापी संस्था है, अम्ब्रेला बॉडी है, जो जिसका एक नेशनल चैप्टर होता है, फिर हर स्टेट में चैप्टर है, फिर हर सिटी में चैप्टर्स है। तो पूरे देश के करीब 15-20 हजार डेवलपर जो हैं वो सीधे तौर पर क्रेडाई से जुड़े हुए हैं और जो शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी शहर में जो वहाँ के रहवासी हैं और जो सरकार है उनके बीच सेतु का काम करें, और जो भी समस्याएं हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उस पर सरकार से लगातार चर्चा करते रहें और ज़रूरतें उनको बताते रहें। जी, इस बीच में जो आप डेवलपर हैं, एक रेरा कानून आया है। तो रेरा कानून जनता के बीच में और डेवलपर के बीच में किस तरह की भूमिका निभा रहा है, और क्या उसके आने के बाद लोगों की मुश्किलें कम हुई हैं, और जो बहुत सारे कॉलोनाइजर और डेवलपर जो बहुत सारे अनियमित काम करते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत तेजी से शहरीकरण बढ़ा है, तो उस शहरीकरण में जिन लोगों की बहुत खरीदने की सामर्थ्य नहीं होती पर जो शहर में आके बसना चाहते हैं, तो बहुत सारी अवैध कॉलोनियां, बहुत सारी इस तरह की जहां पे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वो डेवलप होती हैं और फिर लोग परेशान होते हैं। तो क्या रेरा कानून के आने के बाद, चूंकि आप उस संगठन से, क्रेडाई से जुड़े हैं, डेवलपर हैं, तो इसमें कितनी राहत हुई है और किस तरह की शिकायतें आती रही? रेरा दरअसल जो महानगर थे जहाँ पे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उन्होंने जो आर्थिक विषमताएं आई उसके कारण उनके प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए और कस्टमर परेशान हुआ। उसको देखते हुए यूपीए गवर्नमेंट ने प्लान किया था जो 2017 में लागू हुआ। दुर्भाग्य ये है कि वो रेरा जो है ऑर्गेनाइज प्लेयर तक ही सीमित है। अवैध कॉलोनियाँ यथावत बनती जा रही हैं। उनको उनकी जब तक शिकायत ना जाए या वो स्वयं संज्ञान ना लें तब तक रेरा उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। आप देखेंगे हमारे शहर भोपाल में भी या पैन इंडिया देख लें, अवैध कॉलोनियों का जो संसार है वो एकदम अलग है। और उसके कारण है कि जो जिनकी कम आर्थिक क्षमताएं हैं उनके वो ऑर्गेनाइज प्लेयर से जो है वो चाहे भूखंड हो या मकान हो लेना उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के ऊपर 30-40% का जो टैक्स का बर्डन है और जो शुल्क है, परमिशंस के खर्चे हैं, वो प्लस जो सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से जगह छोड़नी पड़ती हैं, तो वो जो है उनको महंगा दिखाई देता है। जबकि जो अवैध कॉलोनियाँ उनको इन सब की ज़रूरत नहीं होती है और वो धड़ल्ले से बनती रहती हैं। इनका रोका जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में रेरा अगर इस तरफ ध्यान देगी तो ये रुकेंगे। सरकार हालांकि अब कड़ाई बरत रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज प्लेयर अगर इस शहर में 200 होंगे तो अवैध कॉलोनियाँ 10,000 से ज़्यादा होंगी। जी, EWS के लिए ऑर्गेनाइज जो प्लेयर हैं, जो अनऑर्गेनाइज हैं या जो अवैध हैं, उनकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर जो ऑर्गेनाइज कॉलोनाइजर हैं उनको EWS के लिए जगह छोड़नी होती है। हम ये जानते हैं कि किसी भी समाज में यदि हम गांधी के ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो कोई भी ग्राम तब पूरी तरह से एक स्वतंत्र होता है या अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होता है जहां पे समाज के सब लोग बसते हैं। पर यह देखा जा रहा है कि कॉलोनियों में मैं भी एक कैंपस कॉलोनी में रहता हूं,
लोगों की सोच ये है कि ईडब्ल्यूएस को हमसे दूर रखो, हमारे घर में तो वो काम करें, हमको सर्वेंट तो चाहिए पर हमारे बीच नहीं चाहिए। इसीलिए एक नए तरह का भी समाज विकसित हो रहा है कि वो काम तो लेना चाहता है पर वो अपने साथ नहीं रख के वो इस तरह से कुछ करता है कि वो थोड़े दूर जाएं और साथ ना रहें। ऐसा भी एक नए तरह का डेवलपमेंट देखने को मुझे मिला है। इसमें आप किस तरह से चीजों को देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में नॉर्म से कहते हैं कि आप जहाँ पे भी हाउसिंग डेवलप कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वहीं उस कैंपस में बनने हैं। हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है कि कहीं हम दूर जाके ईडब्ल्यूएस बना पाए, लेकिन ये सिर्फ ऑर्गेनाइज प्लेयर कर सकता है। और जहाँ तक समाज में सभी तरह के सभी वर्गों के लोगों के रहने का सवाल है, तो सरकार ने शुरू से ध्यान दिया है और हम लोग भी ध्यान रखते हैं। काफ़ी जो राज्य हैं उनमें ये व्यवस्था है कि आप ईडब्ल्यूएस अगर नहीं अलग से कोई ब्लॉक बना रहे हैं तो आप सर्वेंट क्वार्टर मकानों के साथ बना सकते हैं और वो उनको दिए जा सकते हैं, तो वो घरों में काम कर सकता है, ड्राइवर का काम कर सकता है और उसके लिए उसका मालिक जो है चूंकि पहले से रखा हुआ है वो भी आर्थिक मदद कर देता है। इस तरह के मुझे लगता है नियम आने वाले समय में दूसरे राज्यों से प्रेरणा लेते हुए यहाँ भी आएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है, हम लोग पेरिफेरी में कॉलोनीज डेवलप करते हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं वो उनके लिए वो दूर पड़ती है, तो उनका जो यातायात की व्यवस्था है वो कठिनाई का कारण बनती है और वो उनको महंगी भी पड़ती है। मान लीजिए वो काम सिटी सेंटर में करता है और रह रहा है आउटर में, तो उसको आने जाने में, उसके बच्चों को स्कूल वगैरह, अस्पताल वगैरह, इन सब की तकलीफ होती है। तो कोशिश ये करता है कि सिटी में ही कहीं झुग्गी वगैरह की व्यवस्था हो जाए। तो उनको बेचना भी एक कठिन काम है, आसान नहीं है। तो इन सब के तरफ सरकार का लगता है आने वाले समय में ध्यान देगी, क्योंकि अदरवाइज तो वो जिस सोच से ये व्यवस्था लागू की गई है वो फुलफिल होते हुए इतने सालों में हमें नहीं दिखती है। जी, अभी सरकार के स्तर पे प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुत बात होती है। दूसरी, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या क्रेडाई जैसी संस्था लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में ये बताती है कि यदि किसी को भोपाल शहर में, मान लो मैं आ रहा हूं और मुझे भोपाल शहर में मेरी रेंज है कि मैं 50 लाख का या 25 लाख का मकान खरीद सकता हूं, तो क्रेडाई इस तरह का कोई मार्गदर्शन या कुछ इस तरह का कोई उसने विंडो खोल रखा है कि यदि किसी को मकान चाहिए किस रेंज में, तो उसके बारे में कोई गाइड वाइड करती है? हाँ बिल्कुल, क्रेडाई की अपनी वेबसाइट है, उसमें जितने भी हमारे फेलो डेवलपर रजिस्टर हैं हमारे साथ में, वो उनके प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक कार्यालय एमपी नगर में बाकायदा है जहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिससे क्रेडाई से संपत्ति लेने का एक फायदा ये है कि सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर जो हैं, जो व्यवस्थित रूप से और सरकारी नियम कायदों को मानते हुए काम करते हैं, वो क्रेडाई से जुड़े हुए हैं और पैन इंडिया लेवल पर जुड़े हुए हैं। क्रेडाई की अपनी आचार संहिता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, तो एक तो सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा, क्रेडाई के जितने भी मेंबर हैं वो सारे उनके प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो उनको दोहरी सुरक्षा मिलती है। तो जिस किसी को भी इस तरह की आवश्यकता होती है हम पूरी तरीके से उनकी मदद करते हैं और ये हमारी CSR एक्टिविटी में भी शामिल है। जी, तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, अगर किसी को मकान चाहिए तो क्रेडाई की वेबसाइट, उसका भी एड्रेस आप बता दीजिएगा कि वो क्या वेबसाइट होगी, उस पर जाकर भी लोग देख सकते हैं कि आप अवैध कॉलोनाइजरों के चक्कर में नहीं फंसेंगे और आपको जो अधिकृत कॉलोनाइजर हैं जिन्होंने रेरा से अपने नक्शे पास कराए हैं, वो उन्हीं के जरिए आपको मकान मिलेगा। क्योंकि एक आदमी अपना सपना संजोता है कि मेरा एक मकान हो, छोटा ही हो और वो भी लीगल हो, तो क्रेडाई उसमें हमारी मदद करेगा। मैं मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे हमारे साथ आए और उन्होंने अपनी जानकारी शेयर की। मैं अपने सहयोगी सुनील से कहूंगा कि उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे मनोज मींग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।